नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि सफलता या असफलता एक दिन में नहीं मिलती। अभी आपने जो रास्ता चुना है उसी से तय होगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में सीधे आपके काम आएंगी, तो आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, आज नहीं तो कल आप सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं जो आपके काम की नहीं है, सिर्फ आपके पैसे की और समय की बर्बादी हो रही है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अंततः आप असफल ही होंगे और इस जाल में फंसे रहेंगे, बार बार एग्ज़ाम देते रहेंगे। इसीलिए अपना समय बहुत सोच समझकर उन चीज़ों पर निवेश करिए जो आपको सफलता की राह पे आगे बढ़ाती हैं। और इसी काम को आसान करने के लिए मैं लगातार आपको 5 सालों से सबूत भी दिखा रहा हूँ, नोट भी दे रहा हूँ कि देखिए बस इतना ही पढ़ लीजिए, टॉप 300 की नोट आपको दी जाती है, यहीं से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, जाके सबूत वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए। जो भी नोट्स यूपीएससी के लिए दी जा रही हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, जल्दी से आप नोट ले लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। इसको लेकर यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछा है और दोनों बार आपसे ये जानने की कोशिश की गई है कि आपको ये पता भी है कि नहीं कि पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसमें पीने योग्य जल किस मात्रा में कहाँ पर है, क्रम पूछ लिया गया था। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जो धरती पर जल है उसमें आप जानते हैं ज़्यादातर पानी समुद्र में है, खारा पानी है, लवणीय जल है, उसे हम पी नहीं सकते। 97% से ज़्यादा पानी जो है वो समुद्र में है, तो ये ऑप्शन में नॉर्मली नहीं दिया जाता। बाकी जो अलावड़ जल है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, जिसे हम पी सकते हैं, कुल जल का मात्र 2.75% है। ये अलग से एक तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। जब मैं कहता हूँ अलग से पूछा जा सकता है तो इसके 2 मतलब होता है। एक तो वन लाइनर टाइप का कुछ बना दिया जाए, या फिर किसी और प्रश्न में कई ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न में 2-3 टॉपिक्स के तथ्य होते हैं, उसमें एक सेंटेंस ये आपको मिल सकता है। तो ये जल है कहाँ पर, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो लगभग 2.5% के आसपास है टोटल जल का। इसके बाद इसका वितरण आपको समझना है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पानी है वो आइस कैप के रूप में जो जमा हुआ पानी है, ठीक है, बर्फ छत्रक जिसको हम बोलते हैं, और जो हिमनद है, जो हिमानियाँ है, उसमें जमा हुआ है ज़्यादातर। बाकी जो शेष है उसका सबसे ज़्यादा भाग ये ऑप्शन में था। जो बच गया, जो बर्फ़ नहीं जमा है, ठीक है, जो बह सकता है, पीने योग्य है, डायरेक्ट आप लिक्विड के रूप में देखते हैं, वो है भूमिगत जल के रूप में। नॉर्मली जिसने पढ़ाई नहीं की है उसे अगर गैस करना पड़े तो व्यक्ति सोचता है कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी है। नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पानी धरती के अंदर है, ठीक है, भूमिगत जल जिसको हम कहते हैं। इसके बाद भूमिगत जल की जो कुल मात्रा है वो कुल अलवड़ जल का, इसका नहीं, टोटल का नहीं, जितना पानी मिल, जैसे मान लीजिए हम ऐसे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हम इसको मान लेते हैं ये पूरा पानी है, इसमें से ज़्यादातर पानी तो वो समुद्र में चला गया, ठीक, और ये बच गया फ्रेश वाटर। अब इसमें ज़्यादातर हमने कहा कि अधिकतर जमा हुआ है, अब जो बच गया उसमें हम कैटेगरी बना रहे हैं, उसी कैटेगरी के तहत हम देख रहे थे कि भूमिगत जल कितना है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका 30% हिस्सा जो है अलवड़ जल, वो भूमिगत जल की मात्रा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, टोटल का नहीं है तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तथ्य पूछा गया था, ये हमने समझ लिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये जानने की कोशिश की गई थी, और ये आपसे पूछा जाएगा, देखिए अलग अलग तरीके से तथ्य बार बार पूछे जाते हैं, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आपने अगर पढ़ा हो, भूगोल में इंटरेस्ट है, ब्रह्मांड की चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ी बड़ी रोमांचक लगी होगी अगर पहली बार आपने सुना होगा कि ये जो आकाश गंगाएँ हैं, मान लेते हैं कि आकाश गंगाएँ कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कैसे हम जान पाते हैं कि आकाश गंगाएँ, तारे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका साक्ष्य क्या है? इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, 2 तथ्य हैं जो आपको समझ लेने हैं। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की जो उपस्थिति है उससे भी ये चीज़ें हम मतलब ये जान पाते हैं। ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंगें जिनको कहते हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं, ब्रह्मांड के विकास के प्रारंभिक चरण का अवशेष है,
विकिरण है। इनकी खोज को ब्रह्मांड के महाविस्फोट प्रारूप के रूप में ऐतिहासिक साक्ष्य माना जाता है। तो इसका विश्लेषण करके भी हम जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकली हम देख पाते हैं वो ये है रेड शिफ्ट परिघटना। ये अलग से एक बार पूछा गया था कि ये रेड शिफ्ट क्या है। ब्रह्मांड के विस्तार का एक प्रमुख साक्ष्य है, जहाँ दूर स्थित आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर विस्थापित होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से कोई टार्च जला रहा है, ठीक है, ऐसे रोशनी आप तक आ रही है। अगर ये टार्च यहीं पर रुका हुआ है, ठीक, तो उसके प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ से देख रहे हैं, एक टक लगा के यहाँ से टार्च जल रही है। क्या हो कि ये टार्च दूर जाने लगे या आपका ही ये नीचे की ज़मीन खिसकने लगे, आप इधर जाने लगे, ये इधर जाने लगे, तो इसमें परिवर्तन होगा। अब 1-2 किलोमीटर जाने से नहीं होगा। हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्रकाश वर्ष की बात होती है, करोड़ अरबों किलोमीटर की बात होती है। तो जब ऐसे दो पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है, थोड़ा और समझ लीजिए, सुबह शाम वाला मामला समझ लेते हैं। अब जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं सिर्फ उस पर ध्यान देंगे तो फिर असली बात मिस कर जाएंगे। ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मतलब इस संदर्भ में। तो ये पृथ्वी है और सूरज थोड़ा दूर है तो हम छोटा सा बना देते हैं, ये सूरज है। अब सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें आपको लाल दिखाई देती हैं। दोपहर के समय पर जब आप सूरज की तरफ देखें तो लगभग सफ़ेद कलर दिखाई देता है, और फिर शाम को आप देखते हैं तो और ज़्यादा लाल, मतलब सुबह और शाम सूरज यहाँ से लाल दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि सूरज दोपहर के समय काफ़ी करीब होता है आपके, वहाँ से सीधे करीब से मतलब ये है कि यहाँ की जो किरणें हैं वो सीधे आप तक पहुँच रही हैं, सारी किरणें पहुँच रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं, तो ये सफ़ेद दिखाई देता है। एक प्रैक्टिकल आपने बचपन में किया होगा कि ये ऐसे कुछ बना दिया जाता है, अलग अलग पट्टियाँ होती हैं कागज़ की और ये अलग अलग रंग में रंगी होती हैं। फिर आप इसको घुमाते हैं, ऐसे जब ये घूम नहीं रहा है तो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, जब घूमने लगेगा तो ये पट्टी एकदम सफ़ेद दिखने लगेगी, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी रंग की किरणें आ रही हैं। यूँ कहें कि जब ये पास है तो यहाँ से सारी किरणें मिक्स होकर आ रही हैं तो सफ़ेद दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी तो जो बाकी कलर की किरणें हैं, यूँ कहें कि बाकी जो रंग हैं, प्रकीर्णन की वजह से वो जो वेव्स हैं वो पीछे छूट जाती हैं, छितरा जाती हैं। जो रेड कलर की जो तरंग होती है उसका तरंग दैर्ध्य लंबा होता है, ऐसे दूर तक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सबसे दूर तक एक स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें से अलग अलग अगर हम कलर की बात करें तो सबसे दूर तक लाल रंग जा सकता है, बाकी कलर्स पीछे छूट जाएंगे प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। ये एक वजह होती है जिससे हम कह रहे हैं कि पहले तो किसी और कलर का ये तारा दिख रहा था, ये आकाशगंगा दिख रही थी, अब वहाँ से आने वाला प्रकाश लाल रंग का दिखने लगा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दूर तक चला जा रहा है। जैसे जैसे वो चीज़ आपके पास आएगी रंग उसका बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में अंतर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और कॉमेट्स क्या होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी और धात्विक पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है कि जैसे ग्रह ही है लेकिन वो ग्रह जैसा हो नहीं पाया, टुकड़े हैं, चट्टान है, धात्विक पिंड है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिर जाते हैं, धरती पे खोज होती है और उसमें धातुओं को हम लेके स्टडी करते हैं कि किस चीज़ से बना है क्या है। इसके विपरीत जो धूमकेतु है, बर्फ़ जमी हुई गैसों, धूल, चट्टानी पदार्थों का मिश्रण होते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी बर्फ़ पिघलने लगती है। अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, इसको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा तथ्य आप देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पेटी में पाए जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है पीसीएस परीक्षाओं में भी। धूमकेतु प्रायः सौर मंडल के बाहरी किनारों से, जैसे कुपियर बेल्ट कहते हैं, ठीक है, वहाँ से ऊड्स क्लाउड भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे,
वह मतलब लंबी दूरी तय करके आते हैं और सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उसका चक्कर लगाते हैं। देखने में कैसे हैं? धूमकेतु सूर्य के निकट आते हैं तो गर्मी के कारण उनकी जमी हुई गैसें वाष्पित होने लगती हैं, जिससे एक चमकदार जो है कोमा और लंबी पूंछ बनती है। क्षुद्र ग्रह में ऐसी पूंछ नहीं बनती। ये तथ्य आपने जान लिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अब थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये है सूरज, ठीक है। और सूरज से यहाँ से मान लेते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ऐसे करके यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है। ये इन सबका अपनी कक्षा है ना सबकी। ये जो पट्टी है सूर्य की चारों तरफ है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब वो छोटे टुकड़े बहुत छोटे भी हो सकते हैं, धूल के कण बराबर भी हो सकते हैं, और कुछ किलोमीटर व्यास के भी हो सकते हैं। तो ये कण हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमारी पृथ्वी भी बनी हो सकती है और भी ग्रह बने हो सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये भी एक ग्रह था, जैसे बाकी 8 ग्रह हैं, ये भी एक ग्रह था, टूट गया तो उसके बिखरे हुए कण हैं और ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद से और ग्रहों को हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब इन ग्रहों की कक्षा को हम ऐसे बना लें, मान लेते हैं ऐसे क्लोज कर दिया, इसी के अंदर ये सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पेटी में जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये बस कण हैं, पदार्थ हैं, ढेला कह लीजिए, पहाड़ कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें हैं, धूल है, गैसेज हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में सूरज का चक्कर लगाती हैं। लेकिन धूमकेतु जो होता है, ये जो हमने सर्किल बनाया है सौरमंडल का, या आखिरी ग्रह का मान लेते हैं बोला, इसके बाहर एक जोन पाया जाता है जिसको हम ऊड्स क्लाउड कहते हैं। ऊड्स नाम के एक व्यक्ति थे, मतलब उनका सरनेम ऊड्स था, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने इसकी खोज की थी। उसमें बताया था कि इसमें गैसेज हैं, इसमें बहुत सारे जैसे यहाँ पर है ना कण वगैरह, वैसे कण हैं, पत्थर हैं, जो भी आप कह लीजिए, धात्विक पदार्थ हैं, पिंड हैं। और यहाँ से कुछ पिंड ऐसे होते हैं, यहाँ बाउंड्री तो है नहीं, जैसे हमने खींच दिया कि दीवार है, यहाँ से बाहर से कोई नहीं आ सकता, सौरमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से कोई एक पिंड अंदर आता है, सूरज का पूरा ऐसे चक्कर लगाता है और फिर चक्कर लगा के चला जाता है, ठीक है। अब हमने अंतर की बात की कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, बस पत्थर है, जो है सो है। यहाँ से जो पिंड आ रहा है, मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, वो पिंड बना है, हो सकता है कि उसके न्यूक्लियस में, उसके बीच में कोई ठोस पदार्थ हो, लेकिन उसके बाहरी परत में गैसें जमी हुई हैं और भी धूल कण जमे हुए हैं ठंडी की वजह से। और ठंडी क्यों है भाई? सूरज यहाँ पर है, सूरज की गर्मी की वजह से सौरमंडल में यहाँ तक जो है गर्मी है और उस तरह से नहीं जम पाती हैं, मतलब जो भी पदार्थ हैं नहीं जम पाते। लेकिन ये काफ़ी दूर हो गया और इधर कोई आसपास सूरज है नहीं कि वहाँ से गर्मी मिलेगी, तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंडक है, उसकी वजह से ये सब जमे हुए पदार्थ हैं। अब जैसे जैसे ये करीब आएगा तो वो पिघलेगा, गर्मी की वजह से वो जो गैसीय पदार्थ है, जो जमा हुआ पदार्थ है, वो पिघलेगा और पिघल के वो पीछे छूटता चला जाएगा ऐसे। तो इसकी पूँछ बनती चली जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगा। चलिए इधर से घुमा देते हैं, जैसे जैसे आगे जाएगा ये सूरज के पास आएगा, पिघलता जाएगा, पूँछ बनती चली जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सूरज यहाँ है, ये यहाँ पर आ गया, तो ऐसा नहीं कि पूँछ इधर बनेगी, अब इसकी पूँछ इधर बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही है, सूरज की विकिरण आ रही है। सौर पवन जिसको हम कहते हैं, वो हवा नहीं होती, उस विकिरण की वजह से ये पिघल के पीछे छूट रहा है। तो यहाँ से ये थोड़ा पीछे मुड़ जाएगा ऐसे, इसकी गति के आधार पर नहीं होता। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमारे बाल पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, ये उस स्टाइल में नहीं उड़ रहा। इस विकिरण की वजह से पिघल के ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया तो फिर ये इधर जाएगा, ऐसे उसकी पूँछ बनती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई। इसको हम धूमकेतु कहते हैं, इसकी पूँछ बनती है, फिर वापस इसी में चला जाता है। कुछ के जो ये टाइम है आने जाने के, कई सौ साल तक से लेके कई हज़ारों वर्षों तक है। बस यही है कि ये जो कभी आते हैं तो इनकी वजह से कभी कभी रिस्क है कि किसी ग्रह से टकरा जाएं। वैसे तो यहाँ से उल्कापिंड जो आते हैं उनसे भी रहता है। तो मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये हमने अभी देखा था, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ले लिया। एक बार जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप इसको रिकॉल कर पाएँ। तो कुल पृथ्वी पर जल है उसका 97% खारा जल है, लवणी जल है। 2.75% पीने लायक है, लवण जल है, और लवण जल जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं।
हिमनदों और भूमिगत जल के रूप में ये सब है। पीने योग्य जो है ये जल है, बाकी कुल का 1% से भी कम है। बाकी थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें रिपीट करके लिखा इसलिए गया है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया था, तो आपको उसको उस हिसाब से महत्व देना चाहिए। अच्छा, शनि ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप में से जो दोस्त अभी डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बता दें कि अभी हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के कुछ तथ्य देख रहे हैं। इसके बाद से जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पे आएंगे तो कुछ और बातें होंगी। अभी ग्रहों के बारे में ही, तारों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। शनि ग्रह के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? सौर मंडल के ग्रहों में शनि में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, उनके अपने चाँद हैं। प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उनके अपने प्राकृतिक उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। जितने भी ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं तो शनि के ज़्यादा हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने जानबूझ के आंकड़े यहाँ पर नहीं लिखे कि कितने हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है, नई नई खोजें होती रहती। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो उपग्रह है ये किसका है? जैसे टाइटन है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। ऐसे एक रिया करके है शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ नाम ऐसे दे दिए जाए कि डियोन, टेथिस, मिनास, एटलस, ये सब क्या है? और 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएं कि ये सुपर कंप्यूटर है, ये कोई कीटनाशक दवा है, या उपग्रह है, या सैटेलाइट का नाम है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस खूब आए हैं भूगोल में, उसमें भी आते हैं, मतलब साइंस एंड टेक में भी आते हैं, लेकिन भूगोल में भी आते हैं। कैसिनी मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। 1997 में नासा ने ये मिशन छोड़ा था, कृत्रिम उपग्रह को शनि के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था कि इस पे कौन सी स्थितियां हैं, किस तरह की हैं। इक्वेटर के बारे में तो कई क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं, आगे फिर देखिए। आपको कौन सी बात है इसके बारे में समझ लेनी है, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। भूमध्य रेखा की स्थिति की बात करें, आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से होकर जाने वाली शून्य जो अक्षांश रेखा है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर दूरी पर ये काटती है। ये हमने ये खींच लिया, बढ़िया गोला बनाया मैंने। अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है। गोलार्धों की बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। एकदम बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर, ये सबसे निकट कौन है, क्रम में लगाना था, ठीक है। तो उस क्रम में सिंगापुर जो था वो सबसे करीब था। ये सारी बातें बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको जब भी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य विषुवत रेखा है, मकर रेखा पढ़नी है तो उसके साथ देखिए कि जो देश हैं, कौन कौन से देशों से ये रेखाएं गुजरती हैं। अभी आगे हम देखेंगे भी, शायद इसके पहले भी देखा होगा। और कुछ देशों की राजधानियां या प्रमुख शहर हैं, बंदरगाह हैं, उनको क्रम में लगा लीजिए। जो द्वीप हैं उनको क्रम में लगा लीजिए। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एल्बिडो से बहुत प्रश्न आते हैं। आप फिलहाल तो हम PYQ भी देख रहे हैं, तो सारी वही बातें हैं जो पहले पूछी गई हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का जो भाग परावर्तित हो जाता है। पृथ्वी पर सौर विकिरण आ रहा है और इस सौर विकिरण से कुछ भाग हवा में से ही, बादल से ही टकरा के वापस चला जाता है, कुछ धरती से चला जाता है, ठीक है। तो तुरंत जब देखिए कायदे से देखा जाए तो जितना सूरज से विकिरण आया 100% मान लेते हैं उसको, वो पूरा का पूरा 100% नॉर्मली 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोशिश ये रहती है, धरती की कोशिश क्या, वो अपने आप होता है कि ये जितना आया विकिरण ये पूरा वापस चला जाए। ये बजट बना रहता है जिसको हम ऊष्मा बजट कहते हैं, कि जितना पैसा आया उतना हमने खर्च किया, जितना विकिरण आया उतना हमने खर्च किया। लेकिन ये अलग अलग क्रम में होता है, एक बार नहीं होता। लेकिन जिस समय आ रहा है विकिरण धरती पे, उसी समय अलग अलग स्रोतों से रिफ्लेक्ट होकर के कितना वापस चला गया, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। दोनों में अंतर है। सारा विकिरण वापस चला गया, इसको एल्बिडो नहीं कहेंगे, ठीक है। ये पार्थिव विकिरण के तहत आएगा, और भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें। एल्बिडो उसे कहते हैं कि जब सौर विकिरण आ रहा है उसी समय कुछ बादलों के द्वारा, कुछ हिम है उससे रिफ्लेक्ट होकर के, कुछ
हवाओं में प्रकीर्णन की वजह से वो सौर विकिरण वापस चला गया, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है। जब किसी वस्तु को परावर्तित प्रकाश में देखा जाता है तो उसका एल्बिडो उसकी चमक या चक्षु द्युति को निर्धारित करता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है, ये बेसिक चीज़ है। अच्छा, एल्बिडो की मात्रा पर मेघों पूछा जा सकता है किसका प्रभाव पड़ता है। बादल, सतह के गुणों, अब किस तरह की सतह, मिट्टी है वहाँ पर, रेगिस्तान है कि बर्फ़ जमा हुआ है, कि रोड हैं, कि सफ़ेद रंग के घर हैं, ये सतह किस तरह के, वहाँ से उसी हिसाब से प्रकीर्णन होगा। ठीक है, वहाँ से मतलब रिफ्लेक्ट होगा। हिमावरण, वनाच्छादन, इनका जो है विशेष प्रभाव पड़ता है। एक पूछा गया क्वेश्चन आगे हम देखेंगे कि एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका है। बुध और पृथ्वी का एल्बिडो, बुध का एल्बिडो मान लगभग 0.1 है, जबकि पृथ्वी का, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना समझिए कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी से अधिक नहीं है। अब ग्रहों का क्रम सूरज की दूरी के अनुसार, ये पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया है। 8 ग्रह हैं, सूरज से दूरी के अनुसार इनका क्रम देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से इस क्रम के अनुसार मंगल और यूरेनस वरुण के बीच, मतलब इसी को वरुण कहते हैं, बृहस्पति और शनि स्थित हैं। ये क्वेश्चन में डाला गया था। ये ऐसे क्रम नहीं पूछा जाएगा, उनको आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं। आई थिंक ये सही है, पार्थिव ग्रह ही कहते हैं। जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, ये थोड़ा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे सूरज है और सूरज के यहाँ से बुध, थोड़ा बड़ा बड़ा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरह से। तो पार्थिव विकिरण, यहाँ पे आप जानते हैं ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, तो यहाँ से अंदर जो ग्रह हैं इनके अंदर ये, मतलब ये ज़्यादा ठोस हैं, धातु इनके अंदर है, ये ज़्यादा कठोर हैं, घनत्व तो ज़्यादा है। उसके बाद से बृहस्पति से आगे बढ़ेंगे जो ग्रह हैं वो ज़्यादातर गैसीय हैं, घनत्व उनका कम है, तो उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। इनको पार्थिव, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ऐसे शायद, हाँ यही है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं और कौन उनसे बाहर है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित देश आपको रटे होने चाहिए। 13 देश हैं, एक में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब ऑप्शन में आएगा। तो देखिए, भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से ये 3 महाद्वीपों में है। दक्षिण अमेरिका, उसमें देखिए इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है। अफ्रीका में ज़्यादा है, साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों अलग अलग हैं, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में जब आप देखेंगे और ख़ासकर जब आप मैप खोल कर देखेंगे तो आप इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं कि मालदीव के मुख्य भाग से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, फिर भी दिया गया क्योंकि उसका विस्तार सिर्फ मेन आइलैंड नहीं है, और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, तो वहाँ से होकर गुजरती है। तो हम मान लेते हैं कि मालदीव से गुजरती है। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करेंगे, बाकी इंडोनेशिया है, किरिबाती है। पृथ्वी की कक्षीय गति, ये तथ्य आपसे पूछा गया था। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, आज के समय में आपको लग सकता है कि शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अभी का ट्रेंड देखें तो समझ में आएगा कि नए कंसेप्ट के साथ जो ट्रेडिशनल फैक्ट्स हैं वो डाल के एक साथ पूछे जाते हैं। बस पैटर्न ऐसा होता है कि वो पुराने वाले जैसा दिखता नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न वैसा होना भी चाहिए, लेकिन तथ्य वही है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों ओर लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से घूम रही है, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि हम 30 किलोमीटर, एक सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं सूरज के चारों तरफ, हमें पता भी नहीं चल रहा। क्या आप बता सकते हैं कि हमें पता क्यों नहीं चल रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, दिमाग आपका खुलेगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से, हर सेकंड की बात हो रही है, मिनट के नहीं, हम जो गाड़ी का देखते हैं घंटे के हिसाब से नहीं, एक सेकंड में 30 सेकंड, जैसे मैंने चिटकी बजाया, हम 30 सेकंड आगे बढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए कि हम पर उसका असर क्यों नहीं पड़ता, हमें पता क्यों नहीं चलता कि हम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सोचिएगा, नहीं समझ में आएगा तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, लेकिन आपका ज्ञानवर्धन होगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, बुध का परिक्रमण वेग लगभग इतना है। ठीक है, ये सर्किल हटा देते हैं।
वैसे आप समझिएगा। ये क्वेश्चन में था वरुण का इतना है, इनका मिला करके पूछा गया था, तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृथ्वी और मंगल की जो परिक्रमा अवधि है, उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य से ग्रहों की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, उनकी परिक्रमा अवधि, सूर्य का एक चक्कर लगाने का जो समय है, वो उतना ज़्यादा होगा। भाई यहाँ सूरज है, यहाँ पे जो ग्रह है वो जल्दी से पूरा कर लेगा, यहाँ पे जो ग्रह है वो थोड़ा और टाइम लेगा, यहाँ पे जो है वो, क्योंकि इनका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन में जो तथ्य थे। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि जो है 365 दिन है। 365 दिन में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है। मंगल एक राउंड लगाता है 687 दिनों में। चूँकि मंगल सूर्य से पृथ्वी की तुलना में अधिक दूर है, इसलिए उसकी परिक्रमा अवधि अधिक है, ना कि कम। ये वो वाला क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, सेंटेंस बना के पूछा गया था, तो ये बात आप ध्यान रखिए। मतलब यही पूछ लिया गया था कि मंगल जो है जल्दी पूरा कर लेता है, उसकी परिक्रमा अवधि कम है, ये गड़बड़ है। ग्रहों के व्यास की तुलना कर लीजिए। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है इतना है 12,000 किलोमीटर के आसपास। मंगल का जो है लगभग 6,000 के आसपास, 6,500। ठीक है? उसके बाद पृथ्वी का क्षेत्रफल और जल वितरण, एक बार ये मेरे ख्याल से अलग टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन खूब पूछा गया। अभी देखिए फिर जल वितरण की बात आ गई। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है इतना करोड़ वर्ग किलोमीटर है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और कुल भू क्षेत्रफल लगभग इतना है, ज़मीन वाला। और एक तथ्य आपको यहाँ ध्यान रखना है, वैसे हमने थोड़ा बहुत देखा है, पृथ्वी का जो जल का विस्तार है वो 71% के आसपास है। ठीक है? बाकी जो बच गया लगभग 30% मान लीजिए, वो ज़मीन है जिस पे महाद्वीप हैं, हम लोग बसे हुए हैं। जल के वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर, चूँकि वो सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल इतना है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, पृथ्वी के भाग का लगभग जो है 45% यही घेर के रखा हुआ है। प्रशांत महासागर में कोई उल्कापिंड गिरा था, उसके बारे में थोड़ा पता है कि वहाँ से फिर चाँद यहाँ से टूट के जो पदार्थ निकला था उससे चाँद बना था। थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, अगर नहीं पता है तो बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद इसमें इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है? अरे हाँ, एक चीज़ तो मैंने कहा ही नहीं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।